Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Waiskarni and you are watching my YouTube channel Free Learning for All Exams. Today it is a third lecture of the video lecture series for the preparation of lecturer education and the teacher license policy test. And the topic of today is realism. So, Ji, if you have any question, you can ask me on my given number or you can ask in the comment section. So, let's start the topic. So, first of all, what is realism? We have to know that who introduced the concept firstly of realism. So, the founder of realism is or was at that time Aristotle. ठीक है जी। तो फाउंडर कौन है रियलिज्म का? एरिस्टोटल है। ये आपने बात याद रखनी है। व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द रियलिज्म? रियलिज्म के पीछे कौन से कॉन्सेप्ट्स थे जिसकी वजह से रियलिज्म जो है एक इतनी बड़ी मेजर फिलॉसफी बनी? तो रियलिज्म से पहले कौन सी फिलॉसफी आई थी? ये था रियलिज्म। रियलिज्म से पहले कौन सी फिलॉसफी आई थी? आइडियलिज्म। ठीक है। तो आइडियलिज्म का फाउंडर कौन था? आइडियलिज्म का फाउंडर था प्लेटो। प्लेटो किसका स्टूडेंट था? प्लेटो स्टूडेंट था सोक्रेटिस का। ठीक है। प्लेटो का स्टूडेंट कौन था? प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल। ठीक है। प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल। तो इस तरह सोक्रेटिस के जो आइडियाज थे वो प्लेटो और जो सोक्रेटिस के आइडिया बिल्कुल मिलते जुलते थे। सोक्रेटिस के काम को ही डेवलप करके प्लेटो ने आइडियलिज्म की थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद जब वो जो इनके स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, उन्होंने बिल्कुल अपने टीचर के अपोजिट एक पूरी फिलॉसफी दी थी जिसे हम पहचानते हैं रियलिज्म के नाम से। तो ये वो रियलिज्म है। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज। देखें, जो चीज़ों का वजूद है वो इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज के ऊपर है। ये ऑब्जेक्टिविज्म की बात कर रहा है एक्चुअली। ठीक है। आपके पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। बट आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ को। ठीक है। उस चीज़ के वजूद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपको उसके बारे में पता हो या ना पता हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज। अच्छा जी। उसके बाद काफ़ी दफ़ा जो हमारे पास रियलिज्म है, रियलिज्म को हम लोग ऑब्जेक्टिविज्म भी कहते हैं। इसी वजह से हम ऑब्जेक्टिविज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज की बात कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा जी। आगे जी, क्वालिटीज आर इनहेरेंट इन नोन ऑब्जेक्ट। जो क्वालिटीज होती है ना, वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही होती हैं। ठीक है जी। रियलिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म आर मेटाफिजिकल थ्योरीज कंसर्न विद एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स। जो रियलिज्म है और ऑब्जेक्टिविज्म है, ये मेटाफिजिकल थ्योरीज हैं एक्चुअली। एपिस्टेमोलॉजी के लेंस से देखें अगर हम लोग रियलिज्म को, तो रियलिज्म होल्ड्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज थिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस। वही पहली वाली बात कही है कि नॉलेज क्या है? नॉलेज ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। इंसान को उस चीज का पता है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अच्छा, और उसके बाद हाउ अ पर्सन गेट द नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट। मतलब जो नॉलेज है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डायरेक्ट है, बीच में कोई भी इस तरह की चीज नहीं है। इंसान को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉम्प्लेक्स थ्रू नॉलेज इज इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं। जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि पहले जो है आपको सिंपल आइडियाज पढ़ ले चाहिए। ठीक है। सिंपल आइडियाज क्या हैं? डायरेक्ट हैं। ठीक है। ये वाली चीज, ये सिंपल डायरेक्ट चीजें, जब आप सिंपल और डायरेक्ट चीजें पढ़ लेंगे, नॉलेज आ जाएगी, फिर आप मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है। फिर आप मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ, और कॉम्प्लेक्स जो होगी वो इनडायरेक्ट होगी चीजें। ठीक है। या नॉलेज जो भी है। सो इनकी जो पूरी फिलॉसफी है उसमें यही कहा जाता है कि सबसे पहले आप सिंपल थॉट्स को पढ़ें। सिंपल थॉट्स पढ़ने के बाद आप मूव करें कॉम्प्लेक्स की तरफ,
और जो कि कॉम्प्लेक्स को इनडायरेक्ट नॉलेज कहते हैं और सिंपल को डायरेक्ट नॉलेज कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर कॉमन एवरीवेयर, जो कि आपको हर कुछ पता है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर हो चुके होंगे रियलिज्म के। अब हम थोड़ा सा रियलिज्म को और देख लेते हैं, जरा और अंदर जाके देखते हैं। रियलिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफी इन वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर की ओल्डेस्ट फिलोसफी है एंड डेट्स बैक एट लीस्ट टू द एंशियंट ग्रीस। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं, ये ओल्डेस्ट फिलोसफी अगर टेस्ट में सवाल आ जाए विच इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी, ठीक है, तो उसका जवाब क्या होगा आपके लिहाज से? उसका जवाब होगा आइडियलिज्म, ठीक है, उसका जवाब क्या होगा? आइडियलिज्म। और अगर सवाल आ जाए विच इज द या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फिलोसफी, तो यंगेस्ट फिलोसफी आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। ये दो सवाल आपने याद करने, यंगेस्ट फिलोसफी और यंगेस्ट फिलोसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म है और ओल्डेस्ट फिलोसफी आइडियलिज्म है, ठीक है जी। तो ये ओल्डेस्ट का वर्ड आया तो इस वजह से मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्डेस्ट फिलोसफी रियलिज्म है, इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो ओल्डेस्ट फिलोसफी है वो रियलिज्म है, ठीक है जी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ थीसिस ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की बात करता है, ऑब्जेक्टिविज्म की बात करता है, और उस पूरे प्रोसेस को आप थीसिस ऑफ इंडिपेंडेंस या प्रिंसिपल ऑफ थीसिस ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। थीसिस भाई इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इट होल्ड्स द रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन माइंड। भाई ह्यूमन माइंड को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है या नहीं लगती तो वो उसका फंक्शन है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है और वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिज्म रिजेक्ट द आइडियलिस्ट नोशन दैट ओनली आइडियाज आर रियल, दैट इज द बेसिक थिंग। कि भाई आइडियाज के जो है ना, आइडियाज अपने टीचर जिनके पास पढ़े एरिस्टोटल उनके ही खिलाफ गए, उनके ही उन्होंने कहा कि नहीं आइडियाज रियल नहीं होते, भाई सारा कुछ आइडियाज थोड़ी होता है। आप क्या होता है सारा कुछ, उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि मटेरियल जो है एक्चुअली रियलिटी वो है, आइडियाज रियल नहीं है। The realist asserts as a fact that the actual sticks, stones, and trees of the universe exist whether or not there is a human mind to perceive them. ये कहते हैं कि जी एक्चुअल के अंदर रियलिटी यही है, मटेरियल चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, चाहे इंसान ने देखा है या नहीं है देखा, उससे नॉलेज के जो आपकी मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। लेट सपोज थोड़ा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, यू नो दिस मैन, अ मैन हु डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका और अमेरिकन कॉन्टिनेंट। व्हेन ही वाज देयर he saw a man, he saw a man and he thought that he was in India, he was in Asia, and he called them red Indians, रेड इंडियंस। अब इस शख्स ने सिर्फ सबसे पहले गया था कहाँ पे? अमेरिका में, और इसने रेड इंडियंस को देखा, ठीक है। अब रेड इंडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता जब इसने आके वापस यूरोप के अंदर बताया कि वहाँ पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर क्या है जी, मैंने कुछ लोग देखे हैं। अब यूरोप के लोग चाहे यकीन करें ना करें, रेड इंडियंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्चुअली क्रिस्टोफर कोलंबस समझा था कि वो एशिया के अंदर पहुंच चुका है, बट बाद में फिर स्लोली ग्रेजुअली दे केम टू नो दैट इट इज नॉट इन इंडिया और द एशिया, बट इट इज अ न्यू वर्ल्ड। तो फिर उसको नाम दिया गया था न्यू वर्ल्ड का। तो होपफुली आपको इस एग्जाम्पल्स के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैटर इज रियल, ट्रू रियलिस्ट, that is absolutely right. However, this does not mean that all realists are rampant materialists who see matter is one form only. अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मैटर की एक फॉर्म नहीं होती, ठीक है, सारे रियलिस्ट ऐसे नहीं सोचते, मैटर की और बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। सम रियलिस्ट बिलीव इन बोथ मैटर एंड फॉर्म, मतलब जो कुछ रियलिस्ट हैं उनका ये यकीन है कि जो मैटर और फॉर्म्स जो हैं वो दोनों ही मौजूद हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी, आगे क्या है? एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल,
जो कि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिविज्म, आल्सो ऑब्जेक्टिविज्म। रियलिज्म इज मेटाफिजिकल थ्योरी कंसर्न विद एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। एपिस्टेमोलॉजी के हम लिहाज से देख लें, जो नया पॉइंट्स होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। जो हमने बातें कर ली होती हैं, जैसा कि ये बात है जब मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसको सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट के थ्रू रीड आउट कर देता हूँ। बार बार एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। तो वंस मैं उसको एक्सप्लेन अगर आगे या पहले या बाद में अगर एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो जब वो पॉइंट आता है या उस तरह की कोई एग्जाम्पल आती है, तो उसको मैं जस्ट रीड आउट कर देता हूँ। होप यू विल अंडरस्टैंड। तो एपिस्टेमोलॉजी के लेंस से देखें तो रियलिज्म होल्ड इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज थिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। बिल्कुल जी, ठीक बात है। अब जी ये दो सवाल हैं हमारे पास, सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म। ये आप याद कर लेंगे जब हम आगे रिसर्च के टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो रिसर्च के टॉपिक्स में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे जी हम लेट सपोज ऐसे देख लें कि सूरज जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा है। क्या दे रहा है? गर्मी दे रहा है। अब गर्मी को हम एच लिख देते हैं। ठीक है, हॉट हो रहा है हमारे पास बहुत वेदर। अब ये हॉट वेदर जो है, एक शख्स है वो इससे हैप्पी हो रहा है, और एक शख्स है उसको क्या हो रहा है? सैडनेस हो रही है। सही है। अब ये मैंने आपको एक सिचुएशन बना दी है। सूरज है, सूरज की गर्मी बहुत है, सेंटीग्रेड नियर अबाउट 50 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, और नीचे बहुत गर्मी हो रही है। एक शख्स जो है उस गर्मी से खुश हो रहा है, दूसरा शख्स है उसी गर्मी से सैड हो रहा है। तो अब एक्चुअल के अंदर बात क्या है? सन है, सन की वजह से गर्मी होती है। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है, जो रियलिज्म बात कर रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के साथ क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं सन के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस है ही है और वो हमेशा रहेगी। ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस है ही है और वो हमेशा रहेगी। ये है ऑब्जेक्टिविज्म। ये क्या है? ऑब्जेक्टिविज्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर हम देखें दूसरी तरफ, वो जो गर्मी थी, गर्मी में जो एक शख्स सैड हो रहा था, वो इस वजह से सैड हो रहा था कि वो बीमार था। उसको डॉक्टर ने गर्मी से बचने के लिए कहा हुआ था, और वो सफर कर रहा था बाइक के ऊपर, और वो आधे रास्ते में पहुंचा था जहां पे कोई रहने का, रुकने की जगह भी नहीं थी। अब वो इस वजह से सैड हो रहा था कि गर्मी हो गई है तो उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये इसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस शख्स का क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरी तरफ आते हैं, एक शख्स जो हैप्पी हो रहा था। ठीक है, किसकी वजह से? हॉटनेस की वजह से। अब वो जो हैप्पी हो रहा था, हैप्पी होने का पर्पस क्या था? वो एक फार्मर था और उसने गंदम जो है अपने खेतों के अंदर जो है काश्त की हुई थी। तो उसको गर्मी की जरूरत थी, जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी जल्दी उसकी गंदम तैयार हो जाएगी। तो ये क्या था? ये खुश हो रहा था। अब देखें, एक सिचुएशन है, सन है। ठीक है, सन है, इनके एक्सपीरियंस से सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था ऑब्जेक्टिविज्म। अब ये एक ही सिचुएशन के दो अलग अलग एक्सपीरियंस थे। एक ही सिचुएशन के दो अलग अलग क्या थे? एक्सपीरियंस थे। ठीक है, नंबर वन क्या था कि जी एक खुश हो रहा है, और नंबर टू एक क्या था जी? वो क्या हो रहा है? गमगीन हो रहा है। तो ये आपको पता चला। अब ये एक सिचुएशन के जो दो डिफरेंट एक्सपीरियंस थे, इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिविज्म। इसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिविज्म। होपफुली आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब जो डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। उसे हम जो डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं उसे कहते हैं एंटी पॉजिटिविज्म। ठीक है, जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और जो सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। ठीक है, अब मैं दोबारा क्लियर कर दूं, फिर आपको जरा बताता हूं। जो पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ सिंगल ट्रुथ। सिंगल ट्रुथ। और सिंगल ट्रुथ किस में होता है? सिंगल ट्रुथ होता है ऑब्जेक्टिविज्म के अंदर। ठीक है, एंटी पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है? आपके पास
several truth, there are more than one single truth, एक से ज्यादा सिंगल ट्रूथ है, एक से ज्यादा वही जो बारिश थी उसका जो दो लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस था। तो ये क्या था, सिंगल ट्रूथ नहीं था, मोर देन वन ट्रूथ था। अब मोर देन वन ट्रूथ जो है वो सब्जेक्टिविज्म के अंदर आता है, क्योंकि हर जगह हो सकता है किसी का जो एक्सपीरियंस हो बारिश का वो बिल्कुल ही अजीब हो, एक्साइटिंग हो, कुछ का एस्टॉनिशिंग हो। तो ये क्या है, हर बंदे का अलग अलग किस्म का एक्सपीरियंस है और उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिविज्म और उसे ही हम कहते हैं एंटी पॉजिटिविज्म। तो होपफुली ये दो जो हैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो इन दोनों टर्म से रिलेटेड देन यू कैन आस्क मी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रियलिज्म की तरफ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियलिज्म। सिंपली नंबर वन, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल। ठीक है, बिल्कुल, ऑब्जेक्टिविटी आल्सो ऑब्जेक्टिविज्म। नंबर वन, रिलीजियस रिलीजियस जो है हमारे पास क्या है, रियलिज्म। रिलीजियस रियलिज्म हमें क्या कहता है, शोज हाउ सिमिलर एरिस्टोटल्स फिलॉसफी इज टू दैट ऑफ प्लेटो एंड एक्यूनेस। ठीक है जी, मतलब ये जो फिलॉसफी है ना वो एरिस्टोटल की फिलॉसफी प्लेटो से जो रिलेट करती है रिलीजियस मामलों के अंदर, उसे हम आराम से कहते हैं रिलीजियस रियलिज्म। और वो फिलॉसफी जो भाई रिलीजियस से बिलोंग नहीं करती उसे हम कहते हैं सेक्युलर रियलिज्म। वुड रिलेट एरिस्टोटल वर्क मोर टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक फिलॉसफी थ्रू द वर्क ऑफ बैकन, लॉक एंड रसल्स। ठीक है जी। तो जो एरिस्टोटल थे वो उन्होंने दो लोगों से वो इन्फ्लुएंस थे, एक तो थे उनके टीचर प्लेटो और उनके हिसाब से जो रियलिज्म के अंदर इन्फ्लुएंस आया वो उनको एक नाम दिया गया रिलीजियस रियलिज्म की तरफ। और उसके अलावा जो रिलीजियस की तरफ बिल्कुल नहीं थे जैसे बैकन, लॉक, रसल्स वगैरह, तो इन्होंने फिर एरिस्टोटल ने साइंटिफिक फिलॉसफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक फिलॉसफी की तरफ गए। मतलब साइंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साइंटिफिक वे के अंदर जो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही रियल नॉलेज है, और साइंस जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है। तो अब हम आ जाते हैं मीडियम ऑफ नॉलेज की तरफ कि मीडियम ऑफ नॉलेज क्या है, किस तरह जो है रियलिस्ट जो है नॉलेज हासिल करते हैं और किस तरह उनको पता चलता है कि ये रियल नॉलेज है। तो ह्यूमन बीइंग have no inborn or innate ideas in their mind at birth. When it first exists, it is a blank slate, a tabula rosa. अच्छा जी, ये टेबुला रोसा का मैं आपको बता दूं, जॉन लोक हैं, जॉन लोक। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है, जॉन लोक। अक्सर एग्जाम में सवाल ये पूछे जा सकते हैं। तो जॉन लोक प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबुला रोसा। टेबुला रोसा असल में क्या है, उन्होंने ये टर्म दिया था किसे, ब्लैंक स्लेट को। जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिमाग जो है एक खाली, आप ऐसे कहते हैं खाली सफ़े की तरह होता है, जिसको उन्होंने स्लेट का नाम दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर नॉलेज आना शुरू हो जाती है और फिर उसका एक अपना स्केमा बनता है, जो कि हम आगे साइकोलॉजी के अंदर भी स्केमा को पढ़ेंगे। मतलब उसका एक अपना दिमाग के अंदर नॉलेज बनना शुरू हो जाती है, तो उसे ये कहते हैं टेबुला रोसा। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जॉन लोक रियलिस्ट थे और उनकी ही जो है फॉलो कर रहे हैं और उनको ही फॉलो करते हुए ये एक पॉइंट मीडियम ऑफ नॉलेज के हिसाब से डाला है। अच्छा जी, an empty surface on which experience will then subsequently write and all that we ever know। आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितनी भी आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो इस टेबुलर रोसा ब्लैंक स्लेट के ऊपर आपका एक्सपीरियंस आ जाता है और वही आपकी नॉलेज बनती है। एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनपुट इनटू ह्यूमन माइंड। ठीक है जी, एक्सपीरियंस से ही आपके ह्यूमन माइंड के अंदर नॉलेज जाती है। एवरीथिंग दैट एवर गेट्स into mind comes into it from one source only and the source is experience। ठीक है, वो ही पॉजिटिविज्म की बात की कि एक ही सोर्स है नॉलेज की, देयर इज अ सिंगल ट्रुथ, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि एक्सपीरियंस है, इंसान एक्सपीरियंस से सीखेगा। आइडियाज और सेंसेशंस इन माइंड आर काज्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ थिंग्स। मिसाल के तौर पे जी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ इस सेंटेंस की। आपको जी शेर को देख के क्या महसूस होता है, डर, डरना शुरू हो जाता है इंसान के, ये मेरे ऊपर क्या करेगा, हमला करेगा। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सेंसेशंस हो रही हैं।
तो कोई भी चीज़ है उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्वालिटीज़ जैसे ही आप उसको देखते हैं तो वो क्वालिटीज़ को देख के आपके माइंड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर सेंसेशंस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे इस तरह इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं कि जी, मिसाल के तौर पे आप खुशबू सूंघते हैं बिरयानी की और आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, तो ये क्या है? ये जो है यही सेंसेशंस हैं। आगे जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की तरफ जब हम जाएंगे साइकोलॉजी के अंदर, तो वहां पे ये वाली चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगी, बट अभी के लिए इतना ही। A quality is a power in a thing to cause an idea in a mind. सही है वही बात। Sensation is simply the raw data that your senses bring into your brain. क्योंकि जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि the true knowledge is that you experience through your senses. तो ये आप सेंसेस से जो है इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, और यही आपका मीडियम ऑफ नॉलेज है। अब हम देख लेते हैं एम ऑफ एजुकेशन सी जो रियलिस्ट हैं, और अगर एक रियलिस्ट स्कूल है तो रियलिस्ट स्कूल का जो है वो एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हैप्पी और इंटीग्रेटेड लाइफ होगी। ठीक है, एक खुशहाल जिंदगी। इंटीग्रेटेड लाइफ का मतलब क्या है कि जिंदगी के डिफरेंट पहलू होते हैं, उन सारे पहलुओं को इंटीग्रेट करके एक बॉडी के अंदर लाया जाएगा, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड लाइफ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन क्या होंगी भाई? ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एजुकेशन। ठीक है, सबसे वन एक्टिविटीज कंसर्न विथ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की जो एक्टिविटीज हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, उसके बाद सिटीजनशिप एक्टिविटीज। सिटीजनशिप एक्टिविटीज के लिए आपके पास जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, जो भी एबिलिटीज हैं, वो आपने लाजमी तौर पे हासिल करनी है। सोशल एक्टिविटीज को बिल्कुल इधर इम्पोर्टेंस दी जाती है, नेगलेक्शन नहीं की जाती। रियलिज्म के अंदर के एम ऑफ एजुकेशन है वो सोशल एक्टिविटीज होनी चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए, लैंग्वेज के साथ कंसर्न होना चाहिए, मेंटल हेल्थ को जो है वैल्यू दी जाती है यहाँ पे कि अगर मेंटल हेल्थ नहीं होगी, तो अगर मेंटल एक्टिविटीज आप नहीं करवाएंगे तो आप चीज़ें एक्सपीरियंस किस तरह करेंगे, और वो जो ब्लैंक स्लेट है उसके ऊपर एक्सपीरियंसेस किस तरह आएंगे जो कि आपकी नॉलेज बनेगी, और फिर उसी नॉलेज के ऊपर, वही नॉलेज के बेस के ऊपर आप अपनी एक्शंस लेंगे। वोकेशनल एक्टिविटीज़ को काफ़ी कहा जाता है, मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है। वोकेशनल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि लेट सपोज आप को पता होगा कि बहुत सारे डिफरेंट डिप्लोमास करवाए जाते हैं, जैसे ब्यूटिशियन का, स्टिचिंग का, और जी हार्डवेयर का, मैकेनिक का। तो ये सारे क्या हैं? ये वोकेशनल एक्टिविटीज़ हैं। तो वोकेशनल एक्टिविटीज़ और वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको वैल्यू दी जाती है किसके अंदर? रियलिज्म के अंदर। प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक टेंडेंसी, एब्सोल्युटली इट डेवलप्स द फिजिकल एंड द मेंटल पावर ऑफ अ चाइल्ड। अगर आप प्रैक्टिकल और साइंटिफिक टेंडेंसी की तरफ जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फिजिकल और इंसान का जो मेंटल पावर है बच्चे का वो डेवलप होगा। इट डेवलप्स ट्रेन्स द सेंसेस। एक्चुअली ये कहते हैं कि बच्चों के सेंसेस को ट्रेन कर दो, ट्रेंड हो जाएंगे, वो आगे जाके खुद ही नॉलेज को हासिल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि द ओनली नॉलेज इज दैट यू acquired through your senses. The understanding of the material world through inquiry. ये कहते हैं कि अगर आपने मटीरियल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना है तो आप साइंटिफिक मेथड को फॉलो करें, इंक्वायरी के थ्रू आप जो है जो वर्ल्ड है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट भी वही बात है जो मैंने आपको कही है। आगे चलते हैं जी, एम ऑफ एजुकेशन के बाद कैरिकुलम की तरफ आ जाते हैं कि जो रियलिस्ट हैं वो कैरिकुलम को किस तरह देखते हैं, कि कैरिकुलम जो है वो किस तरह का होगा। तो चाइल्ड शुड बी अलाउड टू चूज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी फ्रॉम डिटेल्ड कैरिकुलम। जो कैरिकुलम है वो डिटेल्ड होगा, और जो चाइल्ड है वो क्या है जी, वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। सो कैरिकुलम के अंदर साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर ये खास तौर पे फोकस करते हैं। ठीक है, फिजिकल नॉलेज के ऊपर, फिजिकल वर्ल्ड के लिए ये दो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, ठीक है, नंबर वन, एक मिनट जी, साइंस, और दूसरी मैथमेटिक्स। इन दोनों के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। ठीक है जी। नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि कैरिकुलम शुड हैव यूटिलिटी।
मतलब उसका कोई फायदा हो, बिना फायदे के आप चीजें पढ़ रहे हैं तो आप रियलिस्ट तो नहीं है ना, ऐसे ही ख्याली दुनिया, ख्याली पुलाव बना रहे शेख चिल्ली बने में। तो ये बोल रहे हैं जो भी आपका करिकुलम हो उसकी यूटिलिटी हो उस वक्त के हिसाब से। अगर यूटिलिटी नहीं है तो भाई आप क्यों पढ़ रहे हो, अपना क्यों टाइम, अपनी क्यों एनर्जी आप वहां पे वेस्ट कर रहे हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि करिकुलम क्या है, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एटसेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मेन है करिकुलम के अंदर। अब हम देखते हैं टीचर एंड टीचिंग मेथड। टीचर और टीचिंग मेथड को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है जी, जो रियलिज्म के अंदर तो टीचर इज सुप्रीम। अगर आप आइडियलिज्म की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें जी, आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म के अंदर टीचर क्या था, थोड़ा सा याद करें। उसके अंदर भी जो टीचर था वो डोमिनेंट था। टीचर क्या था, उधर भी डोमिनेंट था, ठीक है, डोमिनेंट टीचर सेंटर्ड मेथड था। तो जो रियलिस्ट है ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड है। दैट्स व्हाई द टीचर इज सुप्रीम। ही ब्रिंग्स द चाइल्ड इन टच विद एक्सटर्नल रियलिटीज ऑफ लाइफ। इसका काम है कि सुप्रीम है, बट इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट वेज से, वो वेज कौन से हैं, इंडक्टिव मेथड हो सकता है पर्टिकुलर टू जर्नल। अच्छा, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ये अक्सर टेस्ट में आते हैं, ये इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। अब इसमें आप कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि भाई क्या है ये, कौन सा जर्नल टू पर्टिकुलर जाता है और कौन सा पर्टिकुलर टू जर्नल आता है। तो जो रियलिस्ट हैं, रियलिस्ट जो अक्सर फॉलो करते हैं वो इंडक्टिव करते हैं, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है कि पहले आप एक चीज पर पढ़ाते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर से फिर आप पढ़ाते हैं जर्नल चीज। और डिडक्टिव का मतलब क्या है, पहले आप जर्नल चीज पढ़ाते हैं फिर आप पर्टिकुलर चीज की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपने याद करनी है। टीचिंग मेथड के अंदर, फिलॉसफीज के अंदर इनको फॉलो किया जाता है। जस्ट इतना पहले आप अपना जहन में बिठा लें कि इंडक्टिव का मतलब क्या है और डिडक्टिव का मतलब क्या है। इंडक्टिव का मतलब पर्टिकुलर टू जर्नल है, डिडक्टिव का मतलब जर्नल टू पर्टिकुलर है। ये आपने जब जहन में बात बिठा ली तो फिर जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको और जो है चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। उसके बाद जी एक और मेथड है जो रियलिस्ट जो है वो फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है कि ये एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच होती है। मतलब जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शंस इस तरह की देता है कि बच्चे उस तरह सीखना, सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। ही मस्ट बी एबल टू एक्सपोज एंड गाइड द लर्नर टुवर्ड्स द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। यही बात है कि ह्यूरिस्टिक मेथड को फॉलो करके इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि बच्चे जो सोसाइटी है उसकी रियलिटीज के बारे में जान सकें। एम्फसाइज ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट्स एंड नॉलेज, ठीक है, ख्याली दुनिया में नहीं रहना, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर जाना है, फैक्ट्स और नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। नॉलेज अक्वायर्ड थ्रू सेंस ऑर्गन्स, वर्ड्स आर सैम्पल्स टू कन्वे एक्सपीरियंस। जो वर्ड्स हैं वो क्या है, सैम्पल्स हैं एक्सपीरियंस के, ठीक है। सपोर्ट फैक्ट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, एक है टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, और उसके बाद फैक्ट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। भाई जो फैक्ट्स ने कह दिया ना, वो फिर टीचर के ही खिलाफ क्यों ना हो जाए, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर टीचर कोई बात कर रहा है और वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही या स्टूडेंट्स उसको फॉलो नहीं करते तो वो एक अलग मसला है। बट यहाँ पे ये है कि फैक्ट्स जो है, फैक्ट सुप्रीम है। फैक्ट्स फिर बेशक वो टीचर के खिलाफ जाएं या किसी के भी खिलाफ जाएं, रियलिस्ट अप्रोच के अंदर ये है कि आपने फैक्ट्स के पीछे जाना है, फैक्ट्स जो है वो सुप्रीम है। अब नॉलेज ऑफ रियल इन्वॉल्व्स इनटू टू लॉज। अब जो रियल नॉलेज है वो दो लॉज के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। वो दो लॉज कौन से, लॉ ऑफ एग्रीगेट, द होल इज द एग्रीगेट ऑफ द पार्ट। मिसाल के तौर पे आपने एक पूरी चीज है इसको समझना है, ये एक क्या है, एक सिटी का नक्शा है, सिटी का मैप है। सो हाउ यू कैम टू नो, हाउ यू फेमिलियर विद इट, you have to study every part. You have divided this map into several parts and you have to study a single part, ठीक है, at the same time. After that, one by one you have a master on this whole thing. So that is the way
दैट द लॉ ऑफ एग्रीगेट शोज, या हमें बताता है। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ सिंप्लिसिटी, स्पेस एंड टाइम आर डिवाइडेड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। भाई जो स्पेस और टाइम है वो हमें किस वजह से डिवाइड किया गया है, असल में वो कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो ये जो दो लॉ हैं ये क्या है जी, नॉलेज है, रियल नॉलेज, रियलिस्ट के हिसाब से, कि वो इस तरह रियल नॉलेज को आइडेंटिफाई करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो है, बट टीचर सेंटर्ड मेथड है, ठीक है, ये बात दो अलग अलग चीजें हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो है, चाइल्ड के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, वह मेथड कौन सा है, मेथड है टीचर सेंटर्ड मेथड। मेथड ऑफ टीचिंग इज चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ चेंज कह रहा है कि ये डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकता है, फील्ड ट्रिप्स हो सकती हैं। ये जो रियलिस्ट लोग हैं ये नहीं कहते कि क्लास के अंदर बैठ के आप बच्चों को पढ़ाते रहो, ये कहते हैं कि फील्ड्स के अंदर लेके जाओ बच्चों को, वहां पे वो रियल एक्सपीरियंस सीखे, मटेरियल वर्ड्स के साथ टच में आए और वहां पे अपना वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बनाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये जो है इनका नेचुरलिज्म के साथ यहाँ पे थोड़े से इसमें से शेड्स आ रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो नेचुरलिज्म ही है और उसके अंदर हम इनको फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, ये काफी जगहों के ऊपर ये जितनी भी फिलोसफीज हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच कर रही होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इनके अंदर सिमिलर भी हैं। सो एम्फेसाइज ऑन बुकिश नॉलेज। अब जी जो यहाँ पे ये देखें, जो अभी मैंने आपको बात कही वही अगला पॉइंट आ गया कि क्या जी, एम्फेसाइज ऑन बुकिश नॉलेज। अब जो आइडियलिस्ट हैं वो भी बुकिश नॉलेज को क्या कहते हैं, सुप्रीम कहते हैं, और जो रियलिस्ट हैं वो भी बुकिश नॉलेज को क्या कहते हैं कि ये जी हमारे लिए बहुत अहम है। तो ये एक कॉमन पॉइंट आ गया किसके अंदर, आइडियलिज्म और रियलिज्म के अंदर। क्रिटिकल रीजनिंग इज थ्रू ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस बेस्ड टीचिंग। ठीक है, एजुकेशन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये वही बात है जो आपको मैंने स्टार्ट में कही थी, बताई थी कि सिंपल पहले चीजें पढ़ो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ, और पहले जो है कंक्रीट चीजों को पढ़ो जिनका वजूद है, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाओ। तो ये दो चीजें आपको लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिज्म, भाई कंट्रीब्यूशन क्या है रियलिज्म का इस पूरी फिलॉसफी का, असल में जो आपका आप कह सकते हैं कि सम अप क्या है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिज्म। तो टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी learned in our previous slides. Practical bias focused on practical education. You have not learned the theoretical perspective of education that the idealism जो है हमें कहता है। आपने क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन, you go into the field, you identify the facts and the facts is supreme, then the teacher what the fact says it is your real knowledge। प्रैक्टिकल एम से ख्याली दुनिया में आपने नहीं रहना, you did not always think about your ideas, you have to know, you come into contact with the world through materials and get the knowledge। साइंटिफिक टीचिंग मेथड और ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड, बिल्कुल सेंस ट्रेनिंग। सेंस ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है कि आप जो है चीज़ों को किस तरह जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड बिल्कुल पहले मैं आपको बता चुका हूँ। साइंटिफिक टीचिंग मेथड, साइंटिफिक जो मेथड होता है उसको फॉलो करके आपने बच्चों को पढ़ाना है। रियलिस्ट जो स्कूल होता है वो स्कूल को क्या समझता है, मिनी सोसाइटी समझता है। ये पॉइंट आपने याद करना है कि रियलिस्ट थिंक दैट द स्कूल इज अ मिनी सोसाइटी। ठीक है जी। अच्छा, आखिरी जो चीज है फ्लॉज ऑफ रियलिज्म, वीक, अब ग्रे एरियाज या वीकनेसेस ऑफ रियलिज्म उसको हम देख लेते हैं। टू मच एम्फेसाइज ऑन ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज अ रियलिटी। भाई मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर ही कर रहे हैं तो आइडियाज कहाँ गए। अगर आपके पास आइडियाज नहीं होंगे तो आप किस तरह कुछ करेंगे, एक्शन तो लेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू थिंक। if you have an idea then you have to do to fulfill your idea and you will take actions। तो object too much emphasize on objectivity, objectivity के ऊपर बात करते रहते हैं, subjectivity को बिल्कुल neglect कर देते हैं। too much emphasize on facts, जो facts हैं वही मान लो उसके, और काफी दफा हकीकत फैक्ट से बिल्कुल दूसरी तरफ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बात है ये वही ऑब्जेक्टिविज्म है, और ऑब्जेक्टिविज्म तो पॉजिटिविज्म को कहता है कि ये सिंगल ट्रुथ है और जो फैक्ट्स के ऊपर है वही ट्रुथ है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं खुद इसको जो है लाइक नहीं करता,
और ये मेरी अपनी फ़िलॉसफ़ी है और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा ना हो। तो जब भी आप ये फ़िलॉसफ़ीज़ पढ़ते हैं तो ज़रा अपनी थिंकिंग भी करें कि मेरे हिसाब से क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मैं किस फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो करता हूँ या मेरी अपनी पर्सनल फ़िलॉसफ़ी क्या है। ठीक है, जब आप ये फ़िलॉसफ़ीज़ की पूरी क्लासेस ले लेंगे, जब आपके फ़िलॉसफ़ीज़ के सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म होंगे तो फिर आप एक पेज निकालिए और देखिए कि आप फिर एक किस्म से फ़िलॉसफ़र बन जाएँ कि आपके हिसाब से रियलिटी क्या है। ठीक है, उसके आगे पेज के ऊपर लिखिए आपके हिसाब से वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके आगे पेज के ऊपर लिखिए। फिर उसके बाद आपके हिसाब से नॉलेज क्या है, फिर उसके आगे पेज पे लिखिए। तो ये तीनों ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी आपके पास आ जाएंगे। फिर आप देखिए कि आपके हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या है, फिर आप जो भी आपके एम ऑफ एजुकेशन है वो आप लिखिए। डिफरेंट फिलॉसफी से कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी, कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी, कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपका अगर आप करिकुलम बनाएं तो आप करिकुलम किस तरह का बनाएंगे। फिर यहीं से आप टीचिंग मेथड देखिए, फिर यहीं से आप उसके असेसमेंट देखिए, फिर यहीं से आप सब्जेक्ट्स को देखिए, फिर यहीं से आप स्कूल को देखिए। तो ये क्या है, ये आपकी एक अपनी फिलॉसफी बनेगी। ये सारी फिलॉसफीज पढ़ने का बेसिक पर्पस ही है दैट you know that what is your own philosophy and you follow it। ठीक है, असल जो पर्पस है इन फिलोसफीज के पढ़ने का वो यही है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ पढ़ना और रटना नहीं है। काफी दफा इस तरह के सवाल आपको इंटरव्यू के अंदर बहुत काम देंगे जब आपसे इस तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी कि व्हाट इज योर फिलोसफी। तो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट बस बातों के साथ जब ये बात आई तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, आने वाली वीडियोस, किसी अलग वीडियो में मैं ये बातें अलग से आपको लोगों को समझाऊंगा। तो पॉजिटिविज्म की बात भी हो गई और मेलोरिज्म, इसका मतलब क्या है, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड बेटर थ्रू साइंस। भाई अगर आपने दुनिया को जो है अच्छा करना है तो क्या सिर्फ साइंस के थ्रू होगा? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या साइंस के बिना जो है कोई चीज इम्प्रूव हो सकती है? अगर हो सकती है तो फिर रिलीजन की क्या मतलब क्या कहते हैं जरूरत है? रिलीजन तो कुछ है ही नहीं, फिर रिलीजन की तो वैल्यू ही नहीं रही। अच्छा, इसी तरह ही फिर स्पिरिचुअलिटी कहाँ गई? ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की कोई वैल्यू नहीं रही। तो ये आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है, क्या आइडियाज ही नहीं है, आप तो सारा कुछ साइंस के थ्रू कर रहे हैं। तो ये भी इसका फ्लॉ है। सो होपफुली यू हैव लर्न अ लॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माय गिवन नंबर। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों को पता होगा कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, एमसीक्यूज की तरफ, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल उसी तरह ही आपने जो है आपके पास दो स्लाइड्स हैं एमसीक्यूज की, आपने एक स्लाइड को देख के वीडियो को पॉज करना है, राइट ऑप्शंस लिखने। इसी तरह ही सेकंड स्लाइड में आपने फिर वीडियो को पॉज करके अपने राइट ऑप्शंस देखने, और फिर लास्ट के अंदर जैसे ही मैं राइट ऑप्शंस शो करूंगा वहां पे फिर आपने क्या करना है, अपने राइट ऑप्शंस चेक करने हैं। सो चलिए, आज का जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने राइट ऑप्शंस लिखिए। होपफुली आपने अपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। अब हम सेकंड जो है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड हमारे पास स्लाइड आ गई है, इसके ऊपर भी आपके पास बहुत सारे जो हैं एमसीक्यूज हैं, इसके राइट ऑप्शंस लिखिए। होपफुली आप लोगों ने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। अब जी हम आ गए आंसर कीज की तरफ। तो अब आप अपनी आंसर कीज चेक कीजिए कि कितने परसेंट आपके सही हैं। अगर आपके 5 आंसर सही हैं तो इट मीन्स यू आर एवरेज। अगर आपके आंसर 7 और 8 सही हैं तो इट मीन्स यू आर मोर देन एन एवरेज। और अगर आपके 9, 8 टू 10 आ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर एक्सीलेंट। ठीक है, आप बिल्कुल आप इंटेलिजेंट हैं। तो ये फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ ना आए, इनमें से किसी किस्म का भी कोई भी सवाल हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह ताला reply you as soon as possible. And in last, thanks for watching, like and subscribe my YouTube channel that is free learning for all exams। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज।